नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुयूसून पर। और देश दुनिया के जगत से आपको अवगत कराने के लिए हमारी कोशिश रहती है कि हमेशा नए नए मेहमानों को आप तक लाया जाए, उनके जीवन की गाथाएं आप तक प्रस्तुत की जाएं और ये आपको जो उनके रोचक के जो जीवन के कारनामे हैं, चाहे वो लीगल जगत के हों चाहे वो गैर लीगल जगत के हों, अगर हम उसको ऐसा कह सकें, तो आपसे उसको थोड़ी सी और पॉजिटिविटी पहुंचाई जाए, क्योंकि संक्रमण का दौर चल रहा है देश में। काफी लोग जान से हाथ खो बैठे हैं और ईश्वर से हम यही कामना करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, घर में अपने सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें और जहां तक हो सके जो हमारी छोटी सी मुहिम है इसको और लोगों तक पहुंचा के थोड़ी सी आप उनके जग जीवन में पॉजिटिविटी और लाएं। आज हमारे साथ एक बहुत ही मेधावी वकील और एक कानूनी जगत से जुड़ी हुई शख्सियत जुड़ी हैं, मिस अवनी पाठक जी। अवनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल से। बहुत बहुत स्वागत मुझे इनवाइट करने के लिए जय। अवनी, हमारी जो सवाल जवाब की श्रृंखला रहती है उसको औपचारिक तौर पर शुरू करने से पहले हमारा एक पहले का प्रश्न होता है जो हम अपने अतिथियों से पूछते हैं कि इससे पहले कि आपने वकालत की और वकालत की जर्नी शुरू की, अपने शुरुआती जीवन के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं कि आप कहाँ पे पली बढ़ी, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई और वो कौन सा दौर रहा जब आपने अपने मन में ठान ली कि अब मुझे एलएलबी की पढ़ाई करनी। जी 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 तो मेरा जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है गुना। ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउन है गुना, वहां मेरा जन्म हुआ था। मेरे माता पिता वहीं काम करते थे। मेरी मदर पॉलिटिकल साइंस की टीचर है और मेरे डैड पब्लिक सर्विसेज में है। और लॉ बैकग्राउंड मेरा एक्चुअली टेक्निकली नहीं है, इन द सेंस मेरे पापा जो थे उनने लॉ की पढ़ाई जरूर करी थी पर उन्हें कभी प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि वो अपना एलएलबी कंप्लीट करने के बाद ही गवर्नमेंट सर्विसेज में आ गए थे। तो ऐसे देखा जाए तो मेरा ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ का बैकग्राउंड कभी था नहीं। स्कूलिंग मेरी पूरी मध्य प्रदेश में ही हुई है। 12th तक मेरा साइंस सब्जेक्ट था, वो भी ऑनेस्टली मुझे साइंस पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर मैं स्कूल में अच्छी स्टूडेंट थी। तो मध्य प्रदेश में ऐसा होता है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको साइंस ही पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए मुझे भी साइंस पढ़ना पड़ा था। और लॉ में मेरा इंटरेस्ट अराउंड आया था जब मैं आई थिंक क्लास 9th या 10th में थी। तब मुझे थोड़ा मैंने पढ़ा लॉ के बारे में। थोड़ा एक्चुअली मैंने मेरे घर में, क्योंकि मेरे डैड ने लॉ पढ़ा हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक थी, तो मैंने ऐसे उसको जनरली, क्योंकि बचपन से मुझे पढ़ने का काफी शौक था, तो मेरे डैड की भी काफी 600-700 बुक्स का कलेक्शन है, मेरी मदर का भी है, मेरे दादाजी का भी है, तो मैं उनकी पुरानी बुक्स भी पढ़ती रहती थी। तो तब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक देखी और मैंने ऐसे उसको पढ़ा, तो मुझे कहीं ना कहीं वहां से इंटरेस्ट जागा। बट देन मैंने तब भी ये नहीं सोचा था कि मुझे करियर बनाना है लॉ में। मतलब मैं लॉ पढ़ना चाहती थी एज अ सब्जेक्ट, मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे लॉयर बनना है या मुझे जज बनना है। और शायद उस उम्र में इतना आइडिया भी नहीं होता है, पता भी नहीं होता है कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हो करियर के साथ। पर हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ के मुझे काफी मजा आया था। मैंने सोचा था हाँ, एटलीस्ट ये सब्जेक्ट तो मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगी। फिर वही 11th-12th के बाद ऑफकोर्स स्कोर्स मेरे अच्छे थे, तो माई पेरेंट्स वांटेड कि मैं आगे मेडिकल की पढ़ाई करूं या साइंस में जाऊं, बट मैंने उन्हें किसी तरह कन्विंस कर लिया कि ये भी अच्छा करियर ऑप्शन है। और कहीं ना कहीं मेरे डैड ने लॉ पढ़ा हुआ था, तो उन्हें भी लगा कि चलो ठीक है, लॉ पढ़ लो तुम। और उसके बाद मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया है एमिटी लॉ स्कूल नोएडा से। जी। हाँ, तो आई वाज इन द 2012-17 बैच उससे ऑफ पहले एक छोटा एमिटी लॉ। सा सवाल आपसे ये भी है कि सीबीएसई की जब आप अपनी पढ़ाई कर रही थी तो आपको इंदिरा गांधी की बड़ी प्रेस्टिजियस एक स्कॉलरशिप भी, उससे भी आपको नवाजा गया, उसके बारे में जरा जी बताएं जी उन हमारे युवा दर्शक जो हैं जुड़े हुए, जो खासकर जो स्कूल में बच्चे हैं, कि ये जो स्कॉलरशिप होती है कैसे ये अचीव की जाती है, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है ये बहुत अच्छे जो छात्र या छात्राएं होती हैं उन्हीं को दी जाती है, तो जी कैसे जी। इसको पाया जाए। इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता है स्कॉलरशिप के अंडर क्या हो रहा है, पर उस टाइम पे ये स्कॉलरशिप सिर्फ सिंगल मेरिटोरियस सिंगल गर्ल चाइल्ड्स को दी जाती थी। सिंगल गर्ल चाइल्ड्स इन द सेंस जिनका कोई भाई या बहन नहीं है। जी और शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शायद उन्हें भी दी जाती है जहाँ 2 बहनें हैं घर में सिर्फ। जी तो ये सीबीएसई की स्कॉलरशिप है और ये उन सिंगल गर्ल्स है जिनका ऑफ कोर्स एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अच्छी परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं, उसके बेसिस पे ये सीबीएसई अवार्ड करता है। उसके अंडर वो आपकी जो अंडर ग्रेड की फीस है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, एक पोस्ट ग्रेड की इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप भी है, तो जी उसके अंडर आप अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। और इफ यू आर अ सिंगल गर्ल चाइल्ड तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपको सीबीएसई देता है।
जी। आपकी एजुकेशन के लिए। और ये स्कॉलरशिप स्टार्ट भी की गई थी टू रिमेम्बर इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी भी एक सिंगल गर्ल चाइल्ड थी और वो इस देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, तो उन्हें याद करते हुए ये स्कॉलरशिप स्टार्ट की गई थी। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि कैसे बच्चे इसको अवेल कर सकते हैं, और मैं अपने युवा दर्शकों से अपील भी करूंगा, इसको आप गूगल करके पता लगा सकते हैं अगर आप एक छात्रा हैं जो अव्वल हैं अपनी पढ़ाई में, और या आप अगर जी बहनें जी हैं जी जैसा कि अपनी जी ने बताया, तो आप इस स्कॉलरशिप को जरूर देखें और देखें कि कैसे आप थोड़ा सा अपने ऊपर फाइनेंशियल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं कहूँ स्कॉलरशिप के मद्देनजर रखते हो, आप ले सकते हैं। तो नीचे आ जाते हैं आपके एलएलबी की पढ़ाई के ऊपर। आपने बताया कि आपने एमटी लॉ स्कूल नोएडा चूज किया अपनी पढ़ाई के लिए, तो कैसा रहा वो 5 साल का सफर? एक तो उसके बारे में बताएं, और क्योंकि आप एक युवा वकील भी हैं, तो आपके नजरिए से मैं जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे होते हैं आजकल, खासकर मैं कहता हूँ युवा पीढ़ी के, ऐसा नहीं कि मैं बहुत खुद बुजुर्ग हूँ, लेकिन मैं अगर अब बाकी पीढ़ी से उसको कहूँ, तो उसमें इंटर्नशिप्स को लेके, मूक कोर्ट्स को लेके, बाकी जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उनको लेके बहुत एक कॉम्पिटिशन भी होता है, एक स्ट्रेस भी बहुत होता है। तो उस बच्चों से स्ट्रेस बहुत जूझते हैं। तो पहले तो आप ये बताएं कि इंटर्नशिप को कैसे कोई अपने जीवन में स्ट्रक्चर कर सकता है, और स्ट्रेस लेना चाहिए कि नहीं? जी। इंटर्नशिप का क्वेश्चन मैं सबसे पहले आंसर करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया इंटर्नशिप्स के साथ। जी। फर्स्टली इंटर्नशिप्स, एक तो पहले तो इंटर्नशिप मिलना काफी डिफिकल्ट होता है, नो फॉर अ फैक्ट, वो तो होता ही है। उसके अलावा मैंने जो इशू फेस किया है, राइट, मैं इनिशियली मतलब टुवर्ड्स 4th और 5th ईयर तो मैंने फिगर आउट कर लिया था कि करना क्या है इंटर्नशिप में, बट इनिशियली मैं बहुत ही लॉस्ट फील करती थी अपनी इंटर्नशिप्स में। मतलब इट्स लाइक आई एम अ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट, मैं किसी अच्छे लॉयर के इंटर्न कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं करूँ क्या। जी। मतलब वो मुझे कुछ काम, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उनकी गलती है, उनने मुझे कुछ काम दे दिया कि ये करो ये करो, उसमें मैं कहीं ना कहीं लॉस्ट फील करती थी। लाइक उनने मुझे बोला रिसर्च करो, जी। अब मुझे आता ही नहीं है कि रिसर्च कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं है। जी। एंड दैट टू आई वाज वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स, मतलब एटलीस्ट मेरा 8 पॉइंटर तो हमेशा आता था। तो मुझे आइडिया नहीं है कि रिसर्च कैसे करनी है, तो आई एम श्योर कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो और भी आइडिया नहीं होगा। तो जी। आई एम श्योर ये काफी स्टूडेंट्स फेस करते हैं इंटर्नशिप्स में, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इट्स लाइक आप लॉयर के ऑफिस में हो, फर्म में हो, उन्हें आपको काम दे दिया बट किसी ने बताया नहीं है कि करना कैसे है। तो आई थिंक इसका सोल्यूशन ये हो सकता है या तो कॉलेजेस में सिखाया जाए इनिशियली ये सारी चीजें, आई थिंक कुछ कॉलेजेस सिखाते भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें शायद इसका कुछ फर्स्ट और सेकंड ईयर में आइडिया नहीं था। तो इसलिए मेरी आई वुड से जो इनिशियल इंटर्नशिप्स थी काफी लॉस्ट और काफी नॉट सो प्रोडक्टिव निकली। बट देन ऑफ कोर्स बाय द टाइम मैं 3rd और 4th ईयर में थी, तब मुझे खुद कुछ समझ में आने लगा था। आई न्यू के रिसर्च कैसे करनी है एससीसी पे, मानुपात्रा पे। देन फाइनली आई वुड से 4th ईयर में जो मैंने इंटर्नशिप्स की थी वो फाइनली थोड़ी प्रोडक्टिव थी। जी। बट इनिशियली तो आई वुड से मैंने टाइम ही वेस्ट किया है अपना इंटर्नशिप्स में, बिकॉज आई वाज वेरी लॉस्ट। ये आपने बड़ा एक अच्छा सवाल भी खड़ा कर दिया, और इसके कुछ आपने जवाब भी पूछे हैं कि इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम होता है उसमें ऐसी शिकायतें मैंने भी कई सुनी है युवा बच्चों, वकीलों से जो भी वकील बन गए हैं और या जो कॉलेज में है, कि गाइडेंस की थोड़ी सी कमी है, मेंटरशिप जिसको हम कहते हैं पॉपुलर टर्म्स में, उसकी थोड़ी सी कमी रह जाती है। क्योंकि जिन लोगों के साथ आप जुड़ना चाहते हैं या जिन दफ्तरों में आप काम करना चाहते हैं, वहाँ ये होता है कि वो लोग खुद अपने आप में बहुत बिजी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको समय नहीं दे रहे, लेकिन वो एग्जैक्टली। खुद चाहे वो प्लान बिल्डिंग की प्रक्रिया हो या कोर्ट जाने की प्रक्रिया हो या बिजनेस डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। अब आप खुद कामकाजी महिला, तो आपको पता हो कितने तरह के चैलेंजेस रहते हैं एक इंसान के उसमें। लेकिन साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी को इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, किसी भी आप ऑफिस से जुड़े हो सकते हैं, वो लॉ फर्म हो सकती है, वो एक चेंबर प्रैक्टिस हो सकती है, वो कोई भी संस्था हो सकती है, लेकिन उसमें जो बच्चा आ रहा है वो किसी अपेक्षा के साथ आपसे काम सीखने आ रहा है। तो एक बात तो आपने ये बड़ी अच्छी उसमें बताई कि लॉ स्कूल्स को कुछ हद तक तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ और उनको मार्गदर्शन करना जरूरी है अपने बच्चों के लिए। और दूसरा, जिस भी संस्था से आप जुड़े, मैं समझता हूँ अगर ये कोई हमारे चैनल देखें जो एम्प्लॉयर जो कैटेगरी के जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो इस बात पे जरा तवज्जो दें कि जो बच्चा आपके आ रहा है उसको थोड़ा सा सिर्फ काम ना दें, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग भी करें, थोड़ा सा गाइडेंस भी दें, बहुत जरूरी है। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई अपनी जी की कैसे इसको करना चाहिए। और साथ ही उन 5 सालों में जब आप अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो आप ये बताएं कि कुछ मूट कोर्ट या डिबेट्स या कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होती हैं जो बच्चे करते हैं, उसमें आपका रुझान रहा या आपने कुछ कुछ ध्यान दिया उसकी तरफ? जी जी जी। तो डिबेटिंग इज समथिंग जिसमें मैं स्कूल से ही काफी इन्वॉल्व थी, क्योंकि मेरे एक्चुअली मेरे डैड लिखते हैं,
जी। तो उन्हें काफी वो उनका थोड़ा नहीं, एक्चुअली उनका डिबेटिंग का बहुत ज्यादा बैकग्राउंड रहा है। तो मेरे पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं मुझे डिबेटिंग के लिए तो स्कूल से ही पुश किया हुआ था। तो मैं काफी मतलब आई थिंक क्लास सेकेंड और थर्ड से डिबेटिंग और स्पीच कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी। काफी कॉम्पिटिशन्स जीते भी हैं मैंने। मेरे डैड मेरी स्पीचेस लिखने में मेरी हेल्प करते थे। इनफैक्ट हिंदी की काफी स्पीचेस मेरे डैड मेरी बहुत मदद करते थे। तो डिबेटिंग का शौक तो मुझे हमेशा से ही था। कॉलेज में आके भी हाँ, जब मैंने लॉ स्कूल ज्वाइन किया, हमारे लॉ स्कूल में एक बहुत ही प्रॉपर डिबेटिंग सोसाइटी थी। जी। तो मैं उस सोसाइटी का पहले सेमेस्टर से ही हिस्सा थी। तो डिबेट्स में तो मैंने शुरू से दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों डिबेट्स में मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर से पार्टिसिपेट किया। क्योंकि वो मुझे कभी स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट डिबेट्स और उन सारी चीजों में हमेशा से मेरा रुझान ज्यादा रहा है। तो डिबेट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया और फिर मूटिंग का इंटरेस्ट भी वहीं से डेवलप हो जाता है कि अगर आपको डिबेट्स में मजा आ रहा है तो ऑफकोर्स मूटिंग एक ऐसी चीज है जो आप एक्सप्लोर करोगे। तो फिर आई थिंक सेकेंड ईयर में हमारे ट्रायल्स होते थे। तो अगर जी। आपकी टीम ट्रायल क्लियर कर ले तो फिर आपको मूट अलॉट होता था। तो फिर सेकेंड ईयर से मैंने ट्रायल्स देना स्टार्ट कर दिए थे। तो मतलब इंटरनल मूट्स में तो मैंने पार्टिसिपेट किया है, एक्सटर्नल मूट्स में भी मैंने सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में एक एक मूट्स में पार्टिसिपेट किया था। फाइनल ईयर में हमारे कॉलेज में अलाउ नहीं करते थे स्टूडेंट्स को मूटिंग के लिए, तो फाइनल ईयर में मैंने ऐसा कोई मूट नहीं किया। बट इनिशियली सेकेंड और थर्ड ईयर में मैंने मूटिंग एक्सप्लोर करी एंड काफी आई वुड से काफी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है मूट, क्योंकि रिसर्च करना मैंने एक्चुअली मूट्स की वजह से ही सीखा। जी। क्योंकि सब्जेक्ट्स रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्ट्स तो इनिशियली लॉ स्कूल में थे ही नहीं, वो तो बाद में सिखाया जाता है। पर जब आपके पास मूड प्रॉब्लम होगी तो आपको फिगर आउट करना ही पड़ेगा कि इसको कहाँ से रिसर्च करना है। लाइब्रेरी में जाना, मनु पात्रा पे रिसर्च करना। तो एक्चुअली रिसर्च की एबिलिटीज ही मूड के थ्रू ही डेवलप हुई थी। तो मूटिंग डेफिनेटली समथिंग स्टूडेंट्स को इरिस्पेक्टिव कि उनको आगे क्या करना है लॉ में जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी रिसर्च एबिलिटीज इंक्रीज होती है। जी, बड़ी अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि मैं भी जब स्कूल में था अपने समय पे, तो मूट एक ऐसी चीज़ है जो मुझे खुद बहुत प्रिय थी। क्योंकि आप देश दुनिया से लोगों से मिलने का एक बहाना हो जाता है, आप अपनी टीम के साथ जुड़ जाते हैं। एक टीम वर्क का जो उसमें एक रोल होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपस में चीज़ों को समझना, एक टीम की तरह काम करना, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो उससे उभर के आती हैं। मैं एक बार इंटर्नशिप का सवाल आपसे थोड़ा सा एक बार और करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि जो 5 साल होते हैं, बड़ा एक लंबा समय होता है लॉ स्कूल का, इसमें इंटर्नशिप चूज करनी होती है। तो आपकी कोई ऐसी एडवाइस है, कोई ऐसा मशवरा है हमारे दर्शकों के लिए, युवा दर्शकों के लिए, कि किस तरीके से इंटर्नशिप चूज की जाए? क्योंकि कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम पहले एनजीओ करें या हम कोर्ट इंटर्नशिप करें या कोई और संस्था को ज्वाइन करें, किसी जस्सा को ज्वाइन करें। तो आपका उसमें क्या नजरिया है और क्या आपकी एडवाइस रहेगी हमारे दर्शकों एक चीज जो मैंने एक्चुअली, क्योंकि पहले तो मैं इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करती थी, तो मुझे जो भी इश्यूज हुए, अब मुझे इंटर्नशिप एप्लीकेशंस आती है बहुत सारी। जी। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइव लॉ के लिए एक इंटर्न की वैकेंसी निकालते हैं तो हमें 1000 इंटर्नशिप एप्लीकेशंस आती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन इंटर्नशिप एप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्या होती है। फर्स्टली स्टूडेंट्स, अब आपका जो कवर लेटर है, आप लाइव लॉ में अप्लाई कर रहे हो, मतलब ऑफ कोर्स आप एक रिसर्च इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इट्स नॉट अ लिटिगेटिंग फॉर्म, इट्स नॉट अ कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म, इट्स अ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली यहाँ आपकी जो इंटर्नशिप होगी उसमें आप रिसर्च करेंगे, बहुत ही डिटेल में रिसर्च करेंगे। स्टूडेंट्स सैडली आई वुड से ऑन 1000 एप्लीकेशंस में 500 एप्लीकेशंस ऐसी होती है जहाँ स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि वो किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। like sadly some of them don't even know कि actually research internship होने वाली है। जी। I don't know क्यों, but कुछ students को ऐसा लगता है कि एक corporate law firm है जहाँ पे उनको corporate law और mergers के बारे में सिखाया जाएगा। I don't know why। तो 500 applications तो वहीं reject हो जाती है। अब जो बाकी के applications हैं उनमें भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि students पढ़ते भी नहीं है ठीक से कि exactly क्या requirement है। लाइक हमने अप्लाई, हम मोस्टली रिसर्च वैकेंसीज आती हैं जिसमें वी नीड रिसर्चर्स जो कि किसी लॉ पे रिसर्च करेंगे, या फिर जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोविजन पे उन्हें डिटेल में रिसर्च करना होगा, या फिर केसेस और केस लॉ रिसर्च का बहुत काम होता है इंटर्न्स के लिए, कंटेंट राइटिंग का बहुत काम होता है इंटर्न्स के लिए। बट सैडली उनका जो कवर लेटर होता है उसमें उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। मतलब अगर अंडरस्टैंड किसी को 500 एप्लीकेशंस आ रहे हैं, उनको सबको पढ़ना और रिव्यू करना ही बहुत बड़ा टास्क है। तो ऑफ कोर्स जी। फर्स्ट थिंग जो कोई भी देखेगा वो ये देखेगा कि स्टूडेंट ने किया क्या है। उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, उसमें किसी ने अपना अगर मान लीजिए कुछ पब्लिकेशन किया है आपने या कोई राइटिंग सैंपल है वो भी अटैच नहीं है।
So one thing I can say, at least for an organization like LiveLaw, यहाँ पे जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं उनको एक सजेशन दे सकती हूँ कि इट्स गोइंग टू बी अ रिसर्च इंटर्नशिप, जहाँ पे आप बैठ के सिर्फ रिसर्च कर रहे होंगे डिटेल में, और आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई, टू बी वेरी फ्रैंक, कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है जी। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये माइंड में रखें कि आपको रिसर्च करना है, तो आपके लेटर में ये होना चाहिए कि आपने क्या क्या रिसर्च की है, आपने क्या क्या लिखने का काम किया है, कुछ सैंपल है तो आप वो भेजिए। अगर आप वो भेजेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, क्योंकि साल भर रिसर्च इंटर्न्स की वैकेंसीज होती है। जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, और स्पेशली जो दर्शक हमें से जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं इस चीज़ को, कि किसी भी संस्था में अप्लाई करने से पहले उस संस्था के बारे में जान लें। और आपने ये जो बात बताई बहुत महत्वपूर्ण मैं इसको समझता हूँ, क्योंकि मैं उन बच्चों की गलती को यहाँ पे थोड़ा-सा दर्शाना भी चाहूँगा कि देखिए, आप जब किसी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ना चाहते हैं इंटर्नशिप के लिए, जो आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर बन सकते हैं, अगर आप एक कवर लेटर ढंग से नहीं बना सकते, आप ईमेल नहीं आप ड्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अपना सीवी नहीं अटैच कर रहे हैं और एक बैरन लिफाफे की तरह भेज देते हैं उसको, तो ज़ाहिर-सी बात है, जो इंसान दूसरी तरफ बैठा है उस कंप्यूटर के पर्दे के, मैं मान के चल रहा हूँ कि आजकल हम लोग सभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जो ईमेल के ज़रिए आप चीज़ भेजते हैं, उससे आपकी एक जो नॉन सीरियसनेस नज़र आती है, वो झलक में नहीं आनी चाहिए। बहुत आपने एक अच्छा पॉइंट बताया। दूसरा, लाइवलॉ जैसे आपने बात की, उस पे हम आएँगे उस विषय पे भी। ये अपने आप में एक बड़ी संस्था है, नामी-गिरामी संस्था हमारे देश की आज की तारीख में। तो जब भी आप किसी बड़ी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, उस संस्था के बारे में कम से कम पढ़ लीजिए, उनकी वेबसाइट को जाके थोड़ा-सा देखिए, खंगालिए, देखिए कि उसमें क्या-क्या होता है, और पूरी जानकारी लेने के बाद जो वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का मेरे ख्याल से जो कॉलम होता है, या इंटर्नशिप और जॉब का एक अलग से एक हेडिंग बाकायदा बनी होती है, उसको ढंग से जाके करें, ताकि आपके चांसेस हैं इंटर्नशिप होने के, वो बढ़ जाएँ। और जो दूसरा इंसान जो आपसे जुड़ना चाह रहा है, जिससे आप जुड़ना चाह रहे हैं, उनको भी आपस में जब आप काम करें मिलके, तो एक अच्छा एक माइंडसेट बने, आपकी भी लर्निंग और उनकी भी लर्निंग, क्योंकि लर्निंग हमेशा मैं समझता हूँ टू वे होती है। तो ये इस बात पे तो आ गए। अब अवनी जी, आपके आते हैं एक लीगल जर्नी पे, जो आपकी प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई, क्योंकि यू हैव चोज़न आई वुड से अनकन्वेंशनल पाथ। क्योंकि होता है कि हम लोग जब वकालत खत्म करते हैं, तो 3-4 मोटी-माटी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं, क्या कचहरी के वकील बन जाते हैं, या लॉ फर्म जॉइन कर लेते हैं, या कोई एनजीओ या यूएन की बॉडी, या यूपीएससी और जुडिशरी, ये सब ऑप्शंस रहते हैं आजकल। पर आपने एक अलग कॉर्पोरेट जगत में, जो कि लीगल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे आपने अपने आप को जोड़ा। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ आपने अपनी शुरुआत की वकील सर्च से, अगर अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो उस जर्नी के बारे में आप हमें बताएं, कि जब आप अपने फाइनल ईयर में थी, तो कितना आसान है, कितना कठिन था ये निर्णय लेना कि किसी संस्था को आपने ज्वाइन करना है, और उस संस्था को ज्वाइन करने के बाद एज अ यंग लॉयर, एज अ यंग प्रोफेशनल, क्या-क्या चेंजेस आपने अपने आप में पाए, और ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या-क्या सीखने को मिला? जी 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 मेरी जर्नी एक्चुअली थोड़ी ऑफ कोर्स काफी डिफरेंट रही है, अनकन्वेंशनल भी रही है मैं कहूँगी। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मुझे कानून को एक विषय की तरह पढ़ने का शौक। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे जज बनना है या वकील बनना है, इसकी क्लैरिटी मुझे नहीं थी। मैं सच बिल्कुल ये बात मानती हूँ, मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं थी। पर हाँ, मुझे ये विषय पढ़ने का काफी शौक था, इसीलिए मैंने लॉ स्कूल में एडमिशन लिया था। विषय में भी मेरा शौक था, और जब मैं सेकंड थर्ड ईयर में आने लगी तो कंफ्यूजन था, मतलब मुझे क्लैरिटी एक्चुअली नहीं थी। और तब तक मैंने लिटिगेटिंग फॉर्म्स में भी इंटर्नशिप की थी, मैंने कॉर्पोरेट इंटर्नशिप भी कर ली थी, और मैं कहीं ना कहीं फुल्ली कंप्लीटली श्योर नहीं थी कि मुझे यही करना है करियर में। मतलब इनफैक्ट मैं ये भी सोच रही थी कि शायद मुझे अपना मास्टर्स किसी जनरल फील्ड में कर लेना चाहिए, लाइक मे बी एमबीए कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी, फ्रैंकली श्योर नहीं थी। फिर जब मैं अपने फोर्थ ईयर में थी, तो एक बहुत ही लीडिंग ट्रैवल वेबसाइट है इंडिया की, वहां पे इंटर्नशिप की वैकेंसीज थी, लीगल इंटर्न की वैकेंसीज थी। तो मैंने अप्लाई किया वहां पे इंटर्नशिप के लिए। तो मुझे उनका रिवर्ट ये आया कि जो लीगल इंटर्नशिप है उसके लिए तो आप मतलब अभी फिल हो गया रिक्वायरमेंट, पर हम दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए हायर कर रहे हैं, तो आप चाहें तो आप एक बार एक्सप्लोर करके देख सकते हो। एंड पेड इंटर्नशिप थी वो, इनफैक्ट काफी अच्छा स्टाइपेंड था, अराउंड आई थिंक 13,000 रुपीज स्टाइपेंड पे कर रहे थे। और मैं फोर्थ ईयर में थी, और 13,000 स्टाइपेंड तो मतलब कभी सुना ही नहीं था कि 13,000 रुपीज स्टाइपेंड भी मिलता है। सो आई वाज लाइक ओके। सो दे अरेंज्ड फॉर एन इंटरव्यू, और वो पोजीशन जो बेसिकली थी बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न के लिए थी जी। उन्हें मुझे मेरा काम भी समझाया। मेरा काम बेसिकली ये था कि आई हैड टू write emails to certain clients and customers and just introduce their services and their products, basically ये काम था।
और शायद वो क्लाइंट्स मुझे मेल के थ्रू कांटेक्ट करें या मुझे कॉल के थ्रू कांटेक्ट करें, और जो ट्रैवल कंपनी की जो सर्विसेज थी मुझे उसके बारे में उनको समझाना था। तो मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करी। धीरे 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 एक्चुअली मैंने अपनी इंटर्नशिप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब उनने मुझे कुछ सेट टारगेट्स वगैरह दिए हुए थे, आई क्रॉस दोस टारगेट्स। तो ये विद इन 1 और 2 मंथ्स हो गया, और उस टारगेट क्रॉस करने पे मुझे एक इंसेंटिव भी दिया गया। तो मेरी जो स्टाइपेंड था वो तो था ही, उसके अलावा मेरे स्टाइपेंड का 3x मुझे वो मिला, बोनस, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये अचानक से मेरी लाइफ में एक चीज हो गई थी, मुझे तो पता भी नहीं था, और ये ऊपर से ये वर्क फ्रॉम होम था। तो मुझे कुछ 4 to 5 आवर्स शाम को आफ्टर कमिंग फ्रॉम कॉलेज में काम करती थी, और मैंने 3-4 महीने काम किया होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कॉलेज में सबमिशंस, एग्जाम्स और वो सब आ गया, तो मैं ज्यादा टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट 3-4 महीने मैंने काम किया इन बिजनेस डेवलपमेंट, और मुझे काफी मजा आने लगा। आई वाज लाइक शायद ये फील्ड ऐसी है कि मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। इनफैक्ट उस कंपनी ने मुझे उस टाइम पे एक ऑफर भी दे दिया था कि इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन फुल टाइम। बट फुल टाइम तो ऑब्वियसली पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज में एक तो अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट है, प्लस कहीं ना कहीं मैं छोटी थी थोड़ी उस वक्त उम्र में, और मेरे पेरेंट्स को ये सब, मतलब सिंस दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था। सो दे वर लाइक ये क्या है, कैसे हो रहा है, और उनका ये ओपिनियन था कि तुम पढ़ाई पे फोकस करो। और फिर ऑफ कोर्स एग्जाम्स और बहुत सारी चीजें आ गई थी, तो मैंने ये इंटर्नशिप वही छोड़ दी। बट मैं टच में थी, मेरी जो मैनेजर थी उसकी भी मैं टच में थी। तो उसके बाद मैंने 5th ईयर में भी कुछ मंथ्स के लिए उन लोगों के साथ काम किया। तो आई रियलाइज्ड कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मुझे एक्सप्लोर करनी चाहिए। बट देन ट्रैवल इंडस्ट्री और लीगल इंडस्ट्री का कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। तो मुझे एक्चुअली मेंटोर इज नॉट द राइट वर्ड, बट मुझे कुछ लोग जिनसे मैं थोड़ा बहुत सजेशंस लेती हूँ करियर रिलेटेड, दे वर राइट कि बिल्कुल ही तुम इंडस्ट्री चेंज कर दोगी तो शायद करियर पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। एंड ऑफ द डे तुमने 5 साल लॉ किया है, सो एटलीस्ट डू दिस, कि जो भी करना है डू दिस इन दिस इंडस्ट्री, क्योंकि तुम्हारी कोर कंपिटेंसी भी यही है, तुम्हें इस इंडस्ट्री के बारे में पता भी है, नॉलेज भी है। सो आई वाज लाइक ओके, लेट मी फिगर इट आउट कि क्या मैं यही काम लीगल इंडस्ट्री में भी कर सकती हूँ। तो उसी टाइम पे आई थिंक मैं फाइनल ईयर में थी। हाँ, तो फाइनल ईयर में हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप्स कॉलेज के थ्रू लगती थी, मतलब कॉलेज जनरली सारे कंपनीज वगैरह इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि इंटर्नशिप्स के लिए। तो मेरी एक पेड इंटर्नशिप, अगेन ये इंटर्नशिप भी पेड थी, मेरी एक पेड इंटर्नशिप लगी इन दिस कंपनी कॉल्ड lorato.com। नाउ ये पर्टिकुलर कंपनी उस टाइम पे इट वाज बेसिकली लॉयर मार्केट प्लेस। वो वहां पे ये काम होता था कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके लॉयर्स बुक कर सकते हैं, लॉयर से कंसल्टेशंस, बेसिकली उस टाइम पे उस कंपनी का ये बिजनेस था, एंड दे हैड जस्ट स्टार्टेड ऑफ। तो मैंने सोचा, आई वाज इन टच, और उस टाइम पे भी मैंने उनसे बात की। तो दे वर लुकिंग फॉर लीगल कंटेंट राइटर्स एट दैट टाइम फॉर द इंटर्नशिप। बट मैंने उनको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ऐसा है, मैं एक्चुअली कुछ महीने बिजनेस डेवलपमेंट में काम कर चुकी हूँ, तो हो सकता है कि मैं आपकी कंपनी के लिए भी शायद हेल्पफुल प्रूव हूँ। तो मेरी बात हुई कंपनी के मैनेजमेंट से, और फिर उनने मुझे अपनी कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न रख लिया। दिस वाज माय फाइनल सेमेस्टर, ऑलमोस्ट फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर ऑफ कॉलेज। फिर मैंने वहाँ काम करना स्टार्ट किया एज एन इंटर्न, एंड आई लर्न मोर अबाउट कि लीगल टेक इंडस्ट्री क्या है, उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। वहां ज्वाइन करने से पहले मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एज अ रेगुलर लॉ स्टूडेंट मुझे बस ये पता था कि आप लिटिगेट कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट फर्म में जा सकते हो, आप जज बन सकते हो। बट आफ्टर आई जॉइन दैट इंडस्ट्री, मुझे पता चला कि ये एक्चुअली एक अपकमिंग इंडस्ट्री है, और काफी सारी कंपनीज हैं जो कि ये काम कर रही हैं। तो फिर मैंने वहाँ 1 साल, मतलब जब तक मेरा ईयर खत्म हुआ, मैं वहाँ काम कर रही थी। और उसके बाद मैंने वकील सर्च ज्वाइन किया, विच वाज इन चेन्नई। और रीजन ये था क्योंकि वकील सर्च उस टाइम पे लीडिंग कंपनी थी, और अभी भी है, इन द लीगल टेक स्पेस। तो फिर मैंने वकील सर्च ज्वाइन किया, और वहाँ पे ऑफ कोर्स मेरा बेसिकली ये काम था, विच वाज अ मिक्स ऑफ बोथ बिजनेस डेवलपमेंट एंड रिसर्च। So I was basically on the research side. I was researching on various labor law and compliances a company needs to do.
and how those compliances can actually be offered to a set of company, and which organization would need what kind of compliances, etc etc. So it was more of, I would say it was a mix of research, जहाँ पे मुझे research करना होता था कि कौन सी compliances को कैसे execute करना है, ये compliance कब उस company को करना होता है. ये मैं छोटा example दे रही हूँ, of course और भी काफी सारा काम था. And then of course ये भी काम था कि कैसे एक customer को, एक client को realize कराया जाए कि उनके लिए important है ये compliances, and कैसे उनकी company compliant हो सकती है with all the labor laws in India. So this was one of those works जो मैं करती थी वहाँ पे. उसके अलावा काफी सारी चीजें हुई, but then more or less ये एक नई इंडस्ट्री है जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है, but I would say surprisingly lawyers के लिए यहाँ बहुत स्कोप है. जी, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई कि किस तरीके से कई बार हमारी जो इग्नोरेंस होती है, अगर मैं 2021 की बात करूँ, इतनी सारी चीजें हैं हमारे समाज में जो यंग स्टूडेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं. आपने बताया कि आप ट्रैवल कंपनी के एक लीगल टीम में काम करते करते फिर आपने ये डिसीजन लिया, अपने आप को अवगत कराया कि कैसे कर सकते हैं. और स्टाइफंड तो साइड से बात है, सोने पे सुहागा हो जाता है. आप जब युवा होते हैं, पेड इंटर्नशिप मिल जाए तो एक ऐसे भी कम सुनी वाली बातें होती है हम लोगों की जगत में, और पेड इंटर्नशिप के ऊपर अगर आपको बोनस मिल जाए तो उसको कहते हैं कि वारे न्यारे हो गए. तो जाहिर सी बात है कि जी आप यंग हैं और उसमें मतलब लगता है लॉटरी लग गई. तो मैं इतना तो कह सकता हूँ दर्शकों को कि बतौर हम जो कचहरी के वकील होते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, और मेहनत कश होने के बावजूद भी कई बार जो आप पैसे आप बता रही हैं नहीं क्लाइंट दे पाते. और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा, और हमारे छोटे शहर हैं बाकी जगह उसमें भी ये परेशानियां फेस करते हैं. तो ये जो आपने एक नया एक रास्ता बताया बच्चों के लिए, ये बहुत अच्छी बात है. तो मेरे आपसे 2 सवाल इस जर्नी से निकल के आते हैं. पहला तो क्योंकि आपने बताया कि आप गुना से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, फिर आप दिल्ली आई, नोएडा आई, दिल्ली एनसीआर में आपने वहां अपनी पढ़ाई की, फिर आपको जाना पड़ गया चेन्नई. तो एक तो वो ट्रांजिशन कैसा रहा, क्योंकि आप शहर बदल रही हैं, आप लिटरली नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, तो वो ट्रांजिशन कैसा था आपके लिए, थोड़ा सा पर्सनल फ्रंट पे उसकी बात करें. और दूसरा जो मेरा सवाल आपसे निकल के आता है कि जब आप वकील सर्विस में काम कर रही थी तो कितना स्ट्रेसफुल था, वर्क लाइफ बैलेंस हो पाया कि नहीं हो पाया उस दौरान, क्योंकि जब आप यंग होते हैं तो बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, एंड वी आर इन द फ्रेम ऑफ माइंड दैट वी हैव टू बी अ गो गेटर, और हमें सारे अपने जो टास्क हैं, जो गोल्स हमारे जो सुपीरियर्स हमें दे रहे हैं, उसको हमें फाइन ट्यून करना है, एंड वी हैव टू डिलीवर बेसिकली. तो उस जर्नी के बारे में दोनों बताएं कि द शिफ्ट फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और उसके बाद प्रोफेशनली आपने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस पाया और क्या क्या आपने ग्रोथ देखी अपने प्रोफेशन में वहाँ पे उस ऑफिस में. जी हाँ, तो मैं आपको पहले 2 ट्रांजिशन हैं, तो गुना से दिल्ली का ट्रांजिशन है और एक दिल्ली से चेन्नई का ट्रांजिशन है. तो गुना से दिल्ली का ट्रांजिशन आई वुड से इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया है, देखा जाए तो हमारी खाने की आदतें, काफी सारी चीज मिलती है, सब हिंदी में बात करते हैं, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होता. पर हाँ, एक डिफरेंस था, क्योंकि छोटे शहरों में हम लोगों की जिंदगी बहुत सिंपल होती है. मतलब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से सब घर आते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे खेलने जाते हैं बाहर, और 9 बजे सब सो जाते हैं. लिटरली 9 बजे सब सो जाते हैं और आपका दिन वहीं खत्म हो जाता है. पर ऑफ कोर्स दिल्ली में चीजें अलग होती हैं. दिल्ली में थोड़ा खुला हुआ माहौल है, काफी सारी इन्वायरमेंट काफी डिफरेंट है. ऑफ कोर्स एक छोटे शहर से तो दिल्ली बहुत बहुत डिफरेंट है. तो हाँ, वो फर्क था, बट फिर भी मुझे इतनी प्रॉब्लम गुना से दिल्ली शिफ्ट होने में नहीं हुई. पर हाँ, दिल्ली से चेन्नई एक बहुत डिफिकल्ट ट्रांजिशन था. डिफिकल्ट नहीं, मैं कहूँगी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ट्रांजिशन था. पहली चीज तो लैंग्वेज का इशू मुझे इनिशियली बहुत ज्यादा आता था, क्योंकि तमिल तो ऑफ कोर्स मुझे नहीं आती थी, तो वो एक प्रॉब्लम था. बट प्लस चेन्नई का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है. वहाँ के लोग थोड़े जैसे कि लोग हमने देखे हुए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के लोग हों, चाहे वो दिल्ली के लोग हों, कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिलती हैं. बट साउथ का काफी ज्यादा डिफरेंट कल्चर है, तो उसको समझने में मुझे वक्त लगा. उसके अलावा वहाँ का मौसम भी काफी आई वुड से काफी हार्श क्लाइमेट है चेन्नई का, तो वो एक कंसर्न थी. और एक्चुअली उस क्लाइमेट की वजह से मुझे कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो गए थे, विच वॉज द रीजन कि मुझे एक्चुअली चेन्नई से स्विच करना पड़ा था. आई वॉज हैप्पी इन माई जॉब, और कोई रीजन था ही नहीं वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का, बट आई वॉज फेसिंग सम जेन्युइन हेल्थ इश्यूज, फूड रिलेटेड इश्यूज. तो उसकी वजह से मेरे विटामिन्स फ्लक्चुएट होने लगे थे, और डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि दिस इज बिकॉज आपको यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा है, और यहाँ खाने का पैटर्न बदलता है. तो मैं 2-2.5 साल चेन्नई में थी, और वही क्योंकि मेरी हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा था,
काफी सारी चीजें, तो इस वजह से ही मुझे एक्चुअली स्विच करना पड़ा था। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो इतना डिफिकल्ट था। प्लस आई थिंक जो लोग अब अगर मान लीजिए कोई चेन्नई में काम करेगा तो उसके लिए और भी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि अब काफी सारे एप्स हैं, काफी ज्यादा इन द पास्ट 2-3 years 4 टाइप के फूड डिलीवरी एप्स आ गए हैं, सब कुछ जी ऑनलाइन है, आपको जी इतना कम्युनिकेट करने की ही जरूरत नहीं है। आप एक ऐप से खाना बुला सकते हैं, आप दूसरे ऐप से अपने कपड़े लॉन्ड्री करा सकते हैं, तीसरी ऐप से आप पिकअप ड्रॉप हो जाएगा। अब काफी सारी चीजें फैसिलिटीज आ गई, बट आई वुड से 3 साल पहले इतनी नहीं थी, तो उसकी जी वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। बट या मोर और लेस आई थिंक इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं, ऐसा इतना कुछ इशू नहीं है। बट हाँ, आई थिंक अगर आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, सो आई वुड सजेस्ट कि फिर आप वहां ना रहें। उसके अलावा तो मोर और लेस ट्रांजिशन वाज फाइन। जी। तो ये तो आपने बताया कि ये पर्सनल एस्पेक्ट हो गया, क्योंकि रहता है कि कहते हैं कि हर जगह का हवा पानी रास नहीं आता, और सिर्फ देश ही नहीं, देश दुनिया में आप कहीं पे भी रहें तो होता है कि हर जगह की एक, अगर हमें अपनी मूलभूत जगह की आदत हो, वहाँ के हवा पानी की आदत हो, तो जैसे ही बदलता है तो कुछ ना कुछ फर्क शरीर में जरूर आते हैं। तो जो वकील सर की हम आपसे बात करें, तो ये थोड़ा सा बताइए कि कितना स्ट्रेसफुल रहा वो शुरुआती दौर आपके लिए। स्ट्रेसफुल था कि नहीं तो आप बता पाएंगे बेहतर, लेकिन एज अ यंग प्रोफेशनल जब आप स्टार्ट करते हैं, आपने बताया कि लेबर लॉ कंप्लायंसेस थे, लोगों से मिलना था, तो उसमें मैं अपनी तरफ से समझना चाह रहा हूँ कि जो आपका क्लाइंटेल है, चाहे वो बिजनेस हाउसेस थे या कॉर्पोरेट्स थे या लॉयर्स थे, कौन आपका क्लाइंटेल था, और इज दैट अ डिफिकल्ट क्लाइंट टू जगल विद? Okay, couple of things. Major clientele जो वहाँ पे था was not exactly a larger corporates, but I would say smaller companies, MSMEs, SMEs, startups is the word. तो जो मेजर क्लाइंट्स थे वहाँ स्टार्टअप्स थे, कुछ के ऑफ कोर्स बिजनेसेस थोड़े ज्यादा बड़े थे, लाइक फॉर एग्जांपल सुलेखा भी एक स्टार्टअप है। जी तो कुछ कंपनीज ऑफ कोर्स ज्यादा काम कर रही थी, कुछ वो जस्ट अपकमिंग, तो इट वाज अ मिक्स ऑफ स्टार्टअप्स। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, ज्यादा बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी कुछ क्लाइंट्स थे, बट मोस्टली स्टार्टअप्स, एसएमईज, एमएसएमईज, ये सारे छोटे छोटे कंपनियां क्लाइंट थी वहां पर। इंडिविजुअल से ज्यादा कंपनीज थी, और काम भी वाज सिमिलर टू कंप्लीट लीगल सॉल्यूशंस इन कंपनीज के लिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफ कोर्स उनका इनकॉर्पोरेशन, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन, जो भी काम होता है कंपनीज का, उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लाइक जी कॉन्ट्रैक्ट्स, फाउंडर्स एग्रीमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट अग्रीमेंट्स की ड्राफ्टिंग, वेटिंग एक्सेट्रा। उसके अलावा कंप्लायंसेस, जितने भी कंप्लायंसेस इन कंपनीज को लगता है लेबर लॉ रिलेटेड, और भी किसी लॉ और एक्ट के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, दिस वाज मोर और लेस जो काम था। तो इट वाज अ मिक्स ऑफ आई वुड से सेक्रेटेरियल एंड लीगल। जी तो वहाँ सेक्रेटेरियल और लीगल टीम साथ में काम करती थी, क्योंकि कंपनी को दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो काम ये सारा मिला हुआ था। उसके अलावा स्ट्रेस जहां तक है, यस, इनिशियली आई वुड से, स्पेशली जब मैंने नया नया काम, तो अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने काम करना थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया था इन माय करियर। जी मतलब मैं अपने 4th ईयर में ही, देखा जाए तो थोड़ा 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 काम कर ही रही थी। तो उससे मुझे थोड़ा फायदा मिला, क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है कि जब फ्रेशर्स एकदम कॉलेज के बाद एक ऑफिस में जाते हैं, तो वो और भी ज्यादा लॉस्ट होते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं आइडिया होता कि हाँ कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, एक्सेट्रा। तो हाँ, कंपैरेटिवली थोड़ा इजी था, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत कल्चर के बारे में आइडिया था। आई न्यू बिकॉज ऑफ माई इंटर्नशिप्स कि ऑफिस में कैसे क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, एक्सेट्रा। तो वहाँ हाँ, मेरी इंटर्नशिप्स की वजह से मुझे वहाँ मदद मिली। बट स्ट्रेसफुल था। एक तो पहली रीजन इसलिए स्ट्रेसफुल था क्योंकि अधिकतर चीजें जो मैं कर रही थी मुझे पहले से नहीं आती थी। मतलब अगर मैं लेबर लॉज और लेबर कंप्लायंसेस के भी बारे में बात करूं, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था, मैंने शायद जी सेकेंड ईयर में लेबर लॉज पढ़े होंगे। बट देन ऑफ कोर्स बाय द टाइम जब मैं बैठी हुई थी ये फिगर आउट करने के लिए कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को किन कंप्लायंसेस की जरूरत होती है, या फिर एक पब्लिक कंपनी को किन कंप्लायंसेस की जरूरत होती है, तो मेरे उस टाइम तक नॉलेज काफी, आई वुड से मैं स्क्रैच से ही स्टार्ट कर रही थी अपनी नॉलेज वापस अक्यूमुलेट करना। तो वो एक चैलेंज था। और उसके अलावा जो दूसरी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईमेल राइटिंग एटिकेट्स। अब ईमेल राइटिंग एटिकेट्स इज समथिंग, वो भी हमें नहीं सिखाया जाता है सैडली, कहीं भी नहीं। कॉलेज में तो ऑफ कोर्स नहीं सिखाया जाता है। और अगेन, जब आप इतने क्लाइंट फेसिंग जॉब है, जब आप इतने सारे क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे हो, वो भी क्लाइंट्स जो कंपनीज हैं और कंपनी ओनर्स हैं, they might not be big companies, but again it's somebody जिसने कंपनी स्टार्ट की है, तो उसका लेवल ऑफ नॉलेज उस क्लाइंट का भी काफी हाई है।
तो आपका कम्युनिकेशन काफी साफ होना चाहिए, आपकी ईमेल्स बहुत प्रॉपर, क्योंकि क्लाइंट्स इतने अच्छे ईमेल्स लिख के भेजते हैं कि आपके ईमेल्स एवरेज नहीं हो सकते उनके सामने। तो वो सारी चीजें मैंने धीरे धीरे आई वुड से वहीं पे सीखी कि क्लाइंट से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है उनको, उनको कैसे समझाना है। और एक और चीज ये होती है, एक तो हम लॉयर्स को तो ठीक है पता है लॉ कि ये सारा लॉ है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, बट वो क्लाइंट लॉयर नहीं है, उसको मैं इतना कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन दूंगी तो शायद वो कंप्लायंसेस कराए ही ना। He'll be like, ओके मुझे नहीं कराने ये कंप्लायंस, काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, शायद इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, मैंने छोड़ देता हूँ। तो अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आपको उन्हें कैसे समझाना है। मिलकर भी काफी सारी क्लाइंट्स मिलने भी आते हैं टू अंडरस्टैंड कि उनकी कंपनीज के क्या रिक्वायरमेंट होने वाले हैं, लीगल, सेक्रेटेरियल एक्सेट्रा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लाइंट को रियलाइज कराना कि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक्चुअली काफी सिंपल है, दे जस्ट नीड टू ट्रस्ट यू। एंड वंस दे डू दैट, यू नो, इट्स योर जॉब टू मेक श्योर कि उनकी मदद करनी है। तो हाँ, ये सारी चीजें धीरे धीरे आई वुड से मुझे 1 साल लगा ठीक से सब समझने में कि ये कैसे होता है। तो आई वुड से बाय द टाइम इट वाज एंड ऑफ 2017, हाँ, फिर मुझे ये सब इतना हेक्टिक नहीं लगता था, क्योंकि मैं आई वुड से काफी कुछ सीख गई थी। पर इनिशियली हाँ, इनिशियली थोड़ा ओवरवेलमिंग होता है, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीजें हो रही होती हैं और आपको उनकी नॉलेज नहीं होती। तो आई थिंक अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यू नो कुछ डर लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए एक छोटा सा सजेशन ये होगा कि अपने सीनियर्स से जो भी है ऑफिस में पूछ लिया करें। मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्टेड थी, मुझे थोड़ी शर्म आती थी कि मैं कैसे पूछूं मेरी बॉस से, और मुझे बहुत सारे डाउट्स होते थे और मुझे लगता था कि ऐसे कैसे मैं उसको बार बार परेशान करूं। बट देन आई रियलाइज कि वो करना पड़ता है, वो करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं सीखोगे। इतनी बड़ी बड़ी आपने हमें बातें बताई, मैं समझता हूँ कि हमारे युवा दर्शकों को इससे काफी कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। क्योंकि एक बात जो आपने अंत में कही कि हिचक नहीं होनी चाहिए, हर कोई जूझ रहा है अपने जॉब में, अपनी प्रोफाइल में, तो जुझारू पर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और उसके साथ साथ जितने भी आप इंट्रोवर्ट हो वो ठीक है, लेकिन जब आप काम करने जाते हैं, स्पेशली जब क्लाइंट का उत्तरदायित्व आपके कंधों पे है, उसकी जिम्मेदारी होती है आप पे और पूरी संस्था पे, तो उसको ढंग से निभाएं, हिचक ना रखें अपने हृदय में। और जो आपसे बड़े हैं, जो आपके साथ लोग काम करते हैं, उनसे पूछिए, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है उस संस्था के साथ, या उनका पहले का एक्सपीरियंस, जैसे आपने बताया कि आप शुरू में ही बतौर इंटर्न ऑलमोस्ट एक फुल टाइम की तरीके से काम शुरू कर दिया था, तो उस एक्सपीरियंस का जो एक एनरिचिंग बेनिफिट होता है वो हमें कहीं ना कहीं लाभदायी होता है। 2-3 बातें जो आपने और अच्छी बताई अम्मी जी, इसमें ये थी कि ईमेल में जो एक स्ट्रक्चर होता है और क्लाइंट के साथ जो हम करस्पॉन्ड करते हैं वो बहुत जरूरी है। क्योंकि क्लाइंट हो सकता है हमसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस हो, स्पेशली जब हम अपना करियर शुरू करते हैं, तो वो हो सकता है हमसे 10, 20, 30 या 40 साल भी बड़े हो सकते हैं। और उनकी एक एक्सपेक्टेशन को मैच कर पाना और उनको समझाना एक नॉर्मल लैंग्वेज में बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग, मैं समझता हूँ, जब वकालत पढ़ते हैं तो जागन या लीगलीज की तरफ बहुत हमारा रुख हो जाता है, और हम सोचते हैं कि यार अगर हम टेक्निकल बोलेंगे तो मतलब विल कम आउट एज वेरी सुआव, व्हिच आई थिंक इज द रॉन्ग रॉन्ग अप्रोच। तो ये आपने बड़ी बात बहुत, मैं कहता हूँ, स्पष्ट रूप से साझा की है कि कैसे कॉम्प्लिकेट ना करें चीजों को, सिंप्लीफाई करें, और जो भी आपकी संस्था का मैंडेट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट है, उसको समझ के फिर क्लाइंट के लिए जो सोल्यूशंस आपने ढूंढे हैं उसकी तरफ काम करें। तो ये तो आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की अपने चेन्नई के दौर की और वकील सर्च में जो आपने काम किया। अब आ जाते हैं दिल्ली वापस, क्योंकि मैं समझता हूँ फिर आप दिल्ली वापस आई। और तो एक पहला वही मेरा प्रथम सवाल आपसे कि कैसा लगा वापस चेन्नई से दिल्ली आने पे, जब आपने ये निर्णय लिया। और दूसरा, अब आप इंडिया की एक नामी गिरामी और इतनी प्रबल संस्था जो है लाइव लॉ, जिसका हम लोग सभी मैं समझता हूँ वेब पेज दिन में कम से कम एक मरतबा तो क्लिक करते ही हैं लीगल न्यूज वगैरह जानने के लिए, तो वो आपने निर्णय कैसे लिया कि अब मुझे संस्था भी चेंज करनी है और शहर भी चेंज करना है, और इस संस्था के साथ जुड़ने से आपने क्या क्या सीखा है, जरा उस पर थोड़ा सा आप हमें रोशनी डालें। जी 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 तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, संस्था चेंज करने का एक्चुअली मुझे शहर चेंज करना था, और उसकी वजह यही थी कि काफी सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए थे। और इनफैक्ट आई मीन कुछ ना कुछ तो बुरा हुए जा रहा था, जब मैं ऑलमोस्ट मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं चेन्नई छोड़ने वाली हूँ, और मैंने ये भी सोचना शुरू कर दिया था कि मैं अब कहाँ काम कर सकती हूँ। तब भी मैं काफी बीमार हो गई थी, मुझे डेंगू हो गया था, मैं काफी टाइम के लिए घर पर थी। तो फिर तो मैं फाइनल कर चुकी थी कि आई थिंक अब टाइम आ गया है कि अब चेन्नई को विदा करते हैं। 2.5 साल मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन में हो गए थे, काफी अच्छा वक्त भी हो गया था, तो मैंने डिसाइड किया कि अब स्विच करने का टाइम आ गया है। और आई थिंक 2019, यस 2019, मिडिल ऑफ 2019 मैंने अपनी वकील सर्च से रेजिग्नेशन दे दिया था। उसके बाद
बाय दैट टाइम जो मैंने रेजिग्नेशन दिया था, लाइव लॉ के फाउंडर्स के मैं टच में आई थी। अगेन कोई वैकेंसी ऐसा नहीं है कि लाइव लॉ में कोई वैकेंसी थी मेरी पोस्ट के लिए या फिर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन सर्कुलेटेड थी। आई वॉज इन टच विद अ फ्यू पीपल जिनने मुझे बताया कि लाइव लॉ हायर कर रहा है सो एंड सो पोजिशन के लिए और शायद ये आपके लिए सूटेबल होगी, क्योंकि अगेन जो मेरा आई वुड से कोर जोन है उसमें ज्यादा लोग अभी हैं भी नहीं, मतलब दे स्टिल एज आई से लॉ स्टूडेंट्स को ज्यादा पता भी नहीं है कि ऐसा भी स्कोप हो सकता है। तो मैं ऑफ कोर्स किसी ना किसी के लिंक्डइन के थ्रू एक्चुअली मैं किसी के कांटेक्ट में आई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि लाइव लॉ इज लुकिंग फॉर समबडी। तो फिर मेरी फाउंडर से बात हुई फोन पर। उस टाइम पे मैं चेन्नई में थी, तब मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई और उसके बाद एक बार मेरी उनसे पर्सनली, एक नहीं एक्चुअली 2 बार पर्सनली दिल्ली में मुलाकात हुई। और फिर जब सारी टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी एक्साइटिंग काम था जो कि थोड़ा डिफरेंट था, आई वुड से 50-60% सेम था बट 40% डिफरेंट था, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अलग थी। लाइव लॉ एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, कोई कंपनीज, कोई कंप्लायंसेस नहीं होने वाले थे। ये एक बिल्कुल अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थी। और मैं आपको थोड़ा अगर लाइव लॉ के बारे में बताऊं तो लाइव लॉ एक कॉर्पोरेट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लाइव लॉ एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अभी तक कोई फंडिंग नहीं हुई है। कुछ एनजीओज ने, लाइक फॉर एग्जांपल IPSMF ने डोनेशन से सपोर्ट किया हुआ है लाइव लॉ को, बट जब मैंने ज्वाइन किया था तब वो डोनेशंस वगैरह भी इस पोजीशन पे थे कि दे नीडेड मनी बेसिकली। अब वक्त आ गया था कि वो कंपनी लाइव लॉ कहीं ना कहीं से पैसे कमाना स्टार्ट करे सो दैट दे कैन कंटिन्यू इंडिपेंडेंटली, क्योंकि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट तभी हो सकती है जब वो कहीं से कॉर्पोरेट फंडिंग ना उठाए। अगर आपने किसी किसी कॉर्पोरेट पर्सन से फंडिंग ले ली तो आपका इंडिपेंडेंस वहीं चला जाता है। और मुझे फाउंडर्स ने क्लियरली समझाया था कि वो लोग कॉर्पोरेट फंडिंग वगैरह लेने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं, पैसों से ज़्यादा वो ये चाहते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट रहे, उनका जर्नलिज्म इंडिपेंडेंट रहे। तो बेसिकली हमें नए एवेन्यूज एक्सप्लोर करने थे, कहाँ से हम बिजनेस डेवलप कर सकते हैं एंड वी कैन यूज द ब्रांड लाइव लॉ फाइनली पैसे अक्यूमुलेट करने के लिए, सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट रहे और जो भी हमारे रीडर्स हैं उनसे जो भी पैसा आता है उससे ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे, लाइक अ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे ये आइडिया कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग लगा और मुझसे आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज गोइंग टू डू दिस, बिकॉज 2019-20 वाज व्हेन लाइव लॉ स्टार्टेड इट्स सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन के बारे में अब आप जानते ही होंगे, हम एक रीडर्स को एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पैकेज ऑफर करते हैं जिसके अंडर कुछ ना कुछ सर्विसेज आती हैं एंड ऑफ कोर्स रीडर्स एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट उसके लिए पे करते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो कि मेरे नए जॉब प्रोफाइल के अंदर थी। तो मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा। मैं कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस को भी कंसिडर कर रही थी, बट देन आई रियलाइज्ड कि ये काफ़ी अलग और काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहीं ज्वाइन करना है। दिसंबर 2019 मैंने लाइव लॉ में ज्वाइन किया। और आपने पूछा कि दिल्ली वापस आना कैसा रहा, तो मेरे दिल्ली वापस आते ही लॉकडाउन लग गया, तो मैं ज़्यादा दिल्ली में रुक ही नहीं पाई। और आई मीन एक्चुअली इतना फनी रहा है कि मैंने वापस दिल्ली शिफ्ट किया, लॉकडाउन लग गया, तो मैं वापस अपने घर चली गई। हम लोग सब घर से काम कर रहे थे। फिर इस साल जब मैं वापस दिल्ली आई फिर से लॉकडाउन लग गया। तो दिल्ली तो मेरा एक्सपीरियंस आई वुड से हो ही नहीं पाया 2 साल से, थैंक्स टू द लॉकडाउन, बट यस मोर और लेस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गुना आपको वापस अपनी तरफ खींच रहा था। लॉकडाउन कई बार होता है कि एक बहाना बन जाता है कि हो सकता है कि परिवार आपका चाह रहा हो या मित्र आपके चाह रहे हो, जहाँ से आपने पढ़ाई अपनी शुरू की है, जीवन शुरू किया, कि एक बार हमारे साथ कुछ समय और बिताएं। और मैं अगले सवाल जो आपकी श्रेणी में आपसे आता हूँ कि क्योंकि अब आप एक कॉर्पोरेट और बिजनेस हेड हैं लाइव लॉ संस्था में, तो ये जो जॉब प्रोफाइल है आपकी, इसके बारे में थोड़ा सा साझा करें चीजें कि क्या क्या इसमें आपको काम करना पड़ता है, किस तरह की चैलेंजेस आप फेस करती हैं और कितना इफेक्टिव है वर्क फ्रॉम होम आज की हमारी देश दुनिया में। मैं स्पेशली सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे यंग दर्शक हम तो जुड़े हैं इस चीज को जानना चाहेंगे और जानने जरूरी, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि संक्रमण का दौर है, सुनामी भी चल रही है और मैं देख रहा हूँ कि कई संस्थाएं लाइव लॉ और बाकी एमएनसीज जहाँ पे हमारे मित्र हैं या हमसे परिचित लोग हैं तो बड़ा ढंग से काम कर पाते हैं वर्क फ्रॉम होम, और मैं कुछ हद तक देख पाऊँ कि प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ी है लोगों की। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? इन कुछ सवालों के आप प्लीज हमें जरा जवाब दीजिए। मेरा थोड़ा पर्सनली थोड़ा मिक्स्ड पर्सपेक्टिव है वर्क फ्रॉम होम को लेके।
फर्स्टली मैं लाइव लॉ के बारे में बात करती हूँ। तो लाइव लॉ के 2 ऑफिसेज हैं। एक फिजिकल ऑफिस कोच्चि में है जो कि मेन ऑफिस है, जहाँ से बेसिकली पूरा एडिटोरियल कोच्चि से काम करता था। जो एडिटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो कोच्चि ऑफिस से काम करते हैं। देन एक दिल्ली ऑफिस था जहाँ जहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंट्स, वीडियोग्राफर्स और टेक्नोलॉजी, ये सारी टीम्स काम करती थी। देन ऑफ कोर्स जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो तो पैन इंडिया है, डिफरेंट डिफरेंट कॉज से रिपोर्ट करते थे। बट आई वुड से 50-60% ऑफ द स्टाफ लाइव लॉ में हमेशा रिमोटली ही काम करता रहा है। तो लाइव लॉ को एज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क फ्रॉम होम का ट्रांजिशन आई वुड से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज हमारा कल्चर ही ऐसा था कि काफ़ी सारा स्टाफ हमेशा से रिमोटली काम करता रहा है। और अगर किसी स्टाफ मेंबर को पहले भी अगर रिमोटली काम करना हो तो ऑर्गेनाइजेशन वाज वेरी ओपन, स्पेशली women. We've had many employees, you know, who are married, who've had children, वो हमेशा से ही रिमोटली काम करती रही हैं। और आई वुड से बहुत ही सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली फॉर women. तो वर्क फ्रॉम होम जहाँ तक मेरी बात है, पहली बार मेरे लिए तो पहली बार था वर्क फ्रॉम होम। तो इनिशियली तो मुझे बहुत आई वुड से काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि 2012 में मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया था और तब मैं पहली बार घर से बाहर गई थी। एंड देन आई वुड से 7-8 ईयर्स पहली बार जिंदगी में मेरा ऐसा हो रहा था कि मैं 1 साल घर पर रही हूँ। क्योंकि छुट्टियों में हम आते थे, ऑफ कोर्स मैं तो काफी घर जाती रहती थी, मतलब मैं 2-3 महीने में 1 हफ्ते के लिए घर चली जाती थी। बट देन ऐसे 1 साल तो मतलब कभी हुआ ही नहीं था कि 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए घर पे रहने का मौका मिला। सेम चीज मेरे पेरेंट्स के साथ हुई। तो मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट जॉब्स में है, तो उनको तो 30-30 साल काम करते हो गए और उनकी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो लोग भी पूरा साल भर से घर पे बैठे हुए थे। तो उस सेंस में काफी अच्छा था कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, जो कि हम लोगों को वैसे भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। क्योंकि अगर आपका ऑफिस है तो आपको कहीं जाना है तो छुट्टी लेनी पड़ती है, और ऐसे आप 1-1.5 हफ्ते की छुट्टी हर कभी नहीं ले सकते। आई एम नॉट सेइंग कि ले ही नहीं सकते, बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको 1-1.5-2 हफ्ते की छुट्टी लेनी है तो आपको उसको पहले से प्लान करना होता है, आपको लीव्स अक्यूमुलेट करनी होता है। तो इन दैट सेंस वर्क फ्रॉम होम काफी अच्छा था। और मुझे लगता है एक और चीज जो वर्क फ्रॉम होम के फेवर में जाती है वो ये कि ट्रैवलिंग टाइम बहुत सेव हो रहा था। मतलब मैं अराउंड रोज 9:30 बजे काम करना शुरू करती हूँ। उसके लिए मैं 9 बजे उठ सकती हूँ, मैं 9 बजे उठ के 9:30 अपना काम शुरू कर सकती हूँ तैयार होके। पर जब मैं चेन्नई में भी काम करती थी, इजिली मुझे 35-40 मिनट्स लगते थे ट्रैवल करने में, जो कि एक्चुअली कम है। आई नो पीपल जो 1-1, 1.5 घंटा ट्रैवल करते हैं। तो वो जो टाइम सेव हो रहा था उससे काफ़ी एनर्जी भी सेव हो रही थी। तो शाम को आई रिमेम्बर जब मैं चेन्नई में काम करती थी, बाय द टाइम 7-7:30 बजते थे, मुझे एक टाइम तक माइल सा हेडेक होने लगता था। और फिर जब मैं घर आके रेस्ट करती थी, लेट जाती थी, तो अपने आप वो हेडेक चला जाता था। तो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स बिकॉज आप लोग स्क्रीन के सामने इतना ज़्यादा रहते हैं, फिर आप लोग ट्रैवल करते हैं, उसकी वजह से थकान से रिलेटेड है वो। बट अब क्योंकि हम लोग घर से ही काम कर रहे थे तो और बहुत फ्रेश फील होता था शाम को, तो सब लोग शाम को बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। तो और अपने जो छोटे छोटे काम होते हैं जिनके लिए आपको एक्चुअली छुट्टी लेनी पड़ती है, वो आप कहीं ना कहीं अपने वर्क आवर्स में ही कर सकते हैं। तो फ्री टाइम काफ़ी मिल रहा था, जिसमें एक्चुअली मैंने काफ़ी दूसरी चीज़ें करना शुरू किया। मैं पहले काफ़ी किताबें पढ़ती थी, बट अभी नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि ऑफिस की वजह से बिजी रहती थी। तो वो सब मैंने करना शुरू किया, अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। तो वो चीज़ मुझे वर्क फ्रॉम होम को लेकर आई वुड से काफ़ी पसंद आई। बट देन मैंने जैसे पहले बताया कि मैं थोड़ी इंट्रोवर्टेड हूँ, तो मेरी सोशल लाइफ भी थोड़ी लिमिटेड रहती है। मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट है, बट कंपेयर टू अदर्स थोड़ी लिमिटेड रहती है। और मेरे एक्चुअली मोस्टली फ्रेंड्स पास 3-4 इयर्स मेरे ऑफिस में ही रहे हैं। तो ऑफिस जाना मुझे हमेशा से इसलिए भी पसंद था क्योंकि मैं अपने कलीग से मिलती थी, फ्रेंड से मिलती थी, उनके साथ जो थोड़ा बहुत भी इंटरेक्शन होता है, थोड़ा रिफ्रेशिंग होता था। तो वो एक चीज़ थी जो मैं इवेंचुअली आई वुड से 7-8 मंथ्स डाउन द लेन थोड़ा मिस कर रही थी। जो आपके कलीग्स के साथ, आपकी टीम के साथ जो इंटरेक्शन होता है, लाइक अभी मेरी एक छोटी सी टीम है जो मेरे साथ काम करती है लाइव लॉ में भी, उन लोगों से भी मिलना, साथ में बैठ के डिस्कस करना, प्लान करना, थोड़ा सा मैंने मिस किया है। बट आई थिंक ओवरऑल, स्पेशली फॉर मैरिड women who have children, work from home is a boon. जी जी, आपने इतनी बढ़िया बातें बताई कि वर्क फ्रॉम होम के फायदे कितने हैं, और थोड़ा सा फ्लिप साइड भी आपने बताई। ऐसा तो नहीं होता कि जैसे कई बार जब हम दफ्तर में काम करते हैं तो कई मरतबा साथ साथ काम करते करते हल्की
तुनक हो जाती है, 19-20 हो जाता है, तो वर्क फ्रॉम होम ऐसा तो नहीं होता कि घर में काम करते करते माता पिता से भी कुछ बहसबाजी हो जाती? हाँ जी, वो भी अपना काम कर रहे होते थे, तो बहसबाजी तो नहीं, पर हाँ एटलीस्ट थोड़ी बहुत बीच में बात हो जाती थी। तो पहले तो वो भी नहीं हो पाता था, सब अपने अपने ऑफिस में बिजी हैं, जी, कोई कहीं तो बैठा हुआ है, फोन पे भी लिमिटेड ही बात हो पाती है। जी, तो कुछ नहीं से कुछ सही वाली बात है, मतलब कम से कम ये है कि हमें अपने परिवारजनों का, परिजनों का सानिध्य मिल रहा है और उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। ये बताइए, क्योंकि मेरा एक ये सवाल रहता है कि इतनी बड़ी संस्था है, आप देश दुनिया से खबर ला रहे हैं लीगल जगत की, और पूरे इंडियन कोर्ट्स आप कवर करते हैं, ट्राइब्यूनल्स भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, तो कितना मुश्किल रहता है। एक तो तब जब लॉकडाउन नहीं था, तब ये खबरें कैसे लाई जाती हैं? आई नो कि आप लोग की फ्रीलांस रिपोर्टर्स हैं, बहुत सारे हैं, तो कोऑर्डिनेशन अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है फॉर मीडिया कंपनी। और दूसरा, जब हम वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, तो हैज द चैलेंज बिकम मोर, एंड व्हाई आई आस्क दिस इज कि इसमें एक तो कोर्ट जो हमारे काम कर रहे हैं उनकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड हो गई है थोड़ी सी, और कई बार ऑर्डर टाइम पे अपलोड नहीं होते हैं, एंड यू एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, एज अ प्राइम लीगल न्यूज बॉडी ऑफ दिस कंट्री, कैसे, हाउ डू यू इंश्योर कि भाई सही खबर सही टाइम तक लोगों तक पहुंचे? जी जी जी, तो पहले मैं आपको समझाती हूँ, पहले जो प्रोसेस मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। प्रोसेस ये होता है कि ऑफ कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं जो कि कोर्ट जाते हैं, जी, दे हैव द एक्सेस हियरिंग का, तो वो जाके हियरिंग में बैठते हैं, पूरी हियरिंग सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं। फिर वही जो उनके नोट्स होते हैं, जो उन्हें हियरिंग में बनाए होते हैं, वो एडिटर के पास जाते हैं, या जो भी कंटेंट क्रिएटर है एडिटर के पास जाते हैं। पहले तो वो न्यूज़ फ्रेम करता है, फिर एक कंटेंट राइटर उसको एडिट करता है, उसमें एसईओ सब कुछ चेक करके न्यूज़ लाइव हो जाती है। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस था। और एक मैं आपको बहुत स्पेसिफिक चीज़ बताना चाहूँगी कि लाइव लॉ के कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसेंशियली लॉयर्स होते हैं। मतलब बाकी जो दूसरी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है वहां पे शायद ये जरूरी ना हो कि जो लोग कोर्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं उनका लॉ बैकग्राउंड हो, पर लाइव लॉ में सारे रिपोर्टर्स आर लॉयर्स। इनफैक्ट मोस्टली वो लॉयर्स जिनका लिटिगेशन में एक्सपीरियंस है। जी, क्योंकि मैं आपको उसकी वजह भी बताती हूँ, क्योंकि अगर किसी को लिटिगेशन में एक्सपीरियंस है उसको ज्यादा हियरिंग अच्छे से समझ में आएगी। एग्जैक्टली तो मोस्टली जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पहले लॉयर्स रहे हैं, तो उनका मेजरली ये काम होता है कि जाके हियरिंग अटेंड करके उसके नोट्स बना के एडिटिंग और कंटेंट टीम को सप्लाई करना। पहले तो ये फिजिकली जाते थे और ये पूरा प्रोसेस फिजिकली करना पड़ता था। फिर अब जब कोर्ट्स बंद हुए तो वर्चुअल हियरिंग स्टार्ट हो गई। तो अब आई वुड से रिपोर्टर्स के लिए अब उन्हें फिजिकली नहीं जाना पड़ता, अब वो लोग ऑनलाइन हियरिंग्स अटेंड करते हैं। प्रोसेस रिमेन्स द सेम, प्रीटी मच द सेम। छोटे से कुछ चैलेंजेस जो ये आए थे वो ये थे कि कुछ हियरिंग्स लास्ट ईयर में फिजिकली हो रही थी, तो कोविड में बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, इन्फेक्शंस वगैरह के लिए जाना, हियरिंग अटेंड करना सेफ नहीं है आई वुड से। बट आई थिंक करेंटली तो मोस्ट ऑफ द कोर्ट्स आर रनिंग ऑनलाइन ओनली, वर्चुअल हियरिंग्स ही चल रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए थोड़ा आसान ही हुआ है हियरिंग्स ऑनलाइन होने की वजह से, क्योंकि उन्हें फिजिकली नहीं जाना पड़ता, तो वो ज्यादा फोकस कर सकते हैं, उनका भी टाइम सेव हो रहा है। क्योंकि उनको भी कोर्ट जाने में हियरिंग लेट हो रही है, वेट करना पड़ता है। यहाँ पे तो वर्चुअल हियरिंग जैसे कि हम लोग काम कर रहे हैं वैसे अब कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भी काम करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी भी एनहेंस हो जाती है, बिकॉज इवन दे आर सेविंग टाइम। जी, जी। सो ओवरऑल वर्चुअल हियरिंग होना एज ए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। आपने बड़ी बड़ी अच्छी बात बताई, और आपका काफी वक्त भी हमने ले लिया, पर इस सेशन को समाप्त करने से पहले एक दो मेरे आखिरी के सवाल हैं आपसे, कि जो युवा जो हमसे जुड़े रहते हैं बच्चे, स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो लॉ स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए लाइव लॉ जैसी संस्था में क्या क्या ओपनिंग्स उपलब्ध हैं, बोथ फॉर इंटर्नशिप एंड जॉब, और अगर हैं तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके? जी, सबसे पहले तो अगर कोई रिक्वायरमेंट होता है, मैं आपको बता ही देती हूँ क्या क्या चीजें होती है लाइव लॉ में। आप कंटेंट लिख सकते हैं, आप कॉलम्स लिख सकते हैं, आप लीगल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप बिजनेस डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, कॉर्पोरेट रिलेशंस में काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस वीडियोग्राफी आती है, वीडियोस एडिट करना आता है, उसके लिए डेडिकेटेड टीम्स हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि आई वुड से जो लॉ स्टूडेंट्स की कोर सब्जेक्ट्स होती है उनसे भी रिलेटेड है, और कुछ बिजनेस रिलेटेड चीजें हैं। तो अगेन अगर आई वुड से लाइव लॉ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ कहीं ना कहीं लॉ स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ उसके इंटरेस्ट के हिसाब से तो है ही।
अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ में भी इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड भी काफी सारा रिसर्च वर्क होता है। और एज फार एज एप्लीकेशन इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस है, तो आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको डेडिकेटेड ईमेल एड्रेसेस दिखेंगे जहां पर आपको ईमेल भेजना होता है इन केस अगर आपको अप्लाई करना है। उसके अलावा मान लीजिए अगर मुझे कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है इंटर्न की, तो मैं खुद से पोस्ट कर देती हूँ उसके बारे में। लाइक आई थिंक 1 महीने पहले ही मुझे रिक्वायरमेंट थी कुछ एक फुल टाइम एम्प्लॉय और एक इंटर्न की, तो मैं लिंक्डइन में काफी इस्तेमाल करती हूँ, और हम सारे जो लोग लाइव लॉ पे हैं लिंक्डइन पे काफी एक्टिव हैं। तो अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो हम लिंक्डइन पे हमेशा पोस्ट करते हैं। उसके अलावा हम हमारी वेबसाइट और हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी उसके बारे में पोस्ट करते हैं। जी। अगर पोस्ट नहीं भी किया हुआ है तो आई वुड सजेस्ट कि कोई स्टूडेंट है जिसने कुछ पहले से अच्छा काम किया हुआ है या फिर वो काफी इंटरेस्टेड है इस फील्ड को एक्सप्लोर करने में, तो ईमेल्स एज ए सेड वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो हमें लिख सकते हैं। कवर लेटर एसेंशियली हो, एक छोटा सा कवर लेटर जिसमें आई वुड से विद इन से अ पैराग्राफ काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दे वो कि उन्होंने क्या किया है, क्या उनका इंटरेस्ट है। एंड एज आई सेड साल भर कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट आती रहती है, तो हम रीच आउट करते रहते हैं इंटर्न्स को। बड़ी अच्छी बात आपने बताई अपनी जी हमारे दर्शकों के लिए। तो जो भी दर्शक सुन रहे हो, दो चीजें, एक तो आप लाइव लॉ से कैसे जुड़ सकते हैं, अपनी जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से आप रखा, और दूसरा उन्होंने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे काफी जोर दिया, जो मैं भी समझता हूँ कि बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा प्रोफेशनल साफ सुथरा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मैं समझता हूँ अगर हम प्रोसेस को अपभ्रंश में कहें कि तफरीबाजी कम होती है लिंक्डइन में और काम की बातें ज्यादा होती हैं, क्योंकि प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं और कायदे के लोग जुड़े हुए हैं जिनसे आप सीधे जुड़ सकते हैं, उनको आप डीएम या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए, अपने प्रोफेशन के लिए और अपने फ्यूचर करियर के लिए रास्ता खोज सकते हैं। तो निजी ये सत्र समाप्त करने से पहले हम हमेशा अपने अतिथियों से एक गुजारिश जरूर करते हैं कि एक अपनी टिप्पणी दें, क्लोजिंग रिमार्क्स दें हमारे दर्शकों के लिए। और जब मैं कहता हूँ युवा दर्शक, तो मेरा मतलब सिर्फ यूथ से नहीं होता, मेरा मतलब ये भी है पीपल हु आर यंग इन माइंड एंड यंग एट हार्ट। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक चीज जो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें लास्ट ईयर या इस साल अपना लॉ डिग्री कंप्लीट किया है, क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट टाइम्स हैं कोविड की वजह से। मुझे मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, रोज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मेरे पर्सनल अकाउंट में काफ़ी सारे इंटर्न स्टूडेंट्स जॉब सर्च कर रहे हैं। आई नो फॉर अ फैक्ट हमारी इंडस्ट्री में जॉब मिलना इतना आसान पहले भी नहीं था, और अब तो आई थिंक और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लॉयर्स सब घर पर हैं, उनको रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। तो आई नो फॉर अ फैक्ट ये काफ़ी डिफिकल्ट टाइम है। बट देन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद काफ़ी आई गेट इट कि मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तब एक पेंडेमिक नहीं हुआ था, सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी, इकोनॉमी की जॉब्स थे। बट देन मेरे लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं कंफ्यूज्ड भी थी, प्लस मैं एक बहुत ही शाय स्टूडेंट थी, मैं इंट्रोवर्टेड थी। मुझे इनफैक्ट लोगों को ईमेल्स भेजने में भी थोड़ा शाय फील होता था, विच इज़ वेरी वियर्ड। मुझे लगता था कि मैं बार बार उनसे फॉलो अप करूं, अच्छा नहीं लगता, तो मैं काफ़ी वैसी स्टूडेंट हुआ करती थी। तो आई एम श्योर कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से बात भी की हुई है, वो तो काफ़ी मच्योर, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी सॉर्टेड साउंड करता है। मुझे लगता है कि मुझे जितना आइडिया था चीज़ों का उन्हें उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो सिर्फ एक एडवाइस देना चाहूँगी मैं, क्योंकि काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ भी पढ़ने को मिलती है, क्योंकि मैं लाइव लॉ से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा न्यूज़ का एक्सेस है, जहाँ की काफ़ी डिप्रेशन में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। तो एक छोटी सी एडवाइस दूंगी कि आई नो ये टाइम ठीक नहीं है, बट आई एम श्योर कि थोड़े वक्त में ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, और जैसे 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 फर्म्स खुलने लगेंगी, कोर्ट्स खुलने लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ने लगेंगी। सो आई नो ये डिफिकल्ट टाइम है, बट आई वुड रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स से कि डिप्रेशन रिलेटेड अपसेट ना हो, डिसहार्टन फील ना हो, क्योंकि आई नो इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। मैं तो काफ़ी शाय थी, स्टिल अगर मैंने फिगर आउट कर लिया अपना करियर, तो आई एम श्योर ये तो काफ़ी समझदार और इंटेलिजेंट बच्चे हैं। सिर्फ वक्त की बात है, शायद इस साल या कुछ महीने चीज़ें ठीक ना हो, बट आई एम श्योर धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो ये एक छोटी सी एडवाइस है कि पॉजिटिव रहें, क्योंकि आई नो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप लिंक्डइन खोलो, आपको सिर्फ पोस्ट मिलते हैं लोगों के जिनका जॉब चला गया है, जिनकी कोविड रिलेटेड कोई डिफिकल्टीज आ रही है। तो आई नो काफ़ी डिफिकल्ट टाइम्स है, पर अगर ये टाइम भी ठीक होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहे सारे स्टूडेंट्स,
आई वुड से एंड ऑफ द ईयर मुझे ऐसा लगता है ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी एंड जॉब्स मार्केट भी ठीक हो जाएगा. मीनवाइल ऑफ कोर्स वो अगर देयर आर जॉब सीकर्स, मीनवाइल दे कैन फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, बट डिप्रेशन में ना आए स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर वो डिप्रेशन में आ जाएंगे तो शायद और भी डिफिकल्ट हो जाएगा सिचुएशन. बड़ी अच्छी बातें अपनी जी आपने रखी हमारे दर्शकों तक, बड़ी सरलता से, सहजता से. इतनी बढ़िया बढ़िया आपने बातें की, सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ आपने उनको खींचा है. और मैं भी यही अपील करूंगा कि दिस टू शैल पास, जैसे अवनी जी ने हम सबको बताया, और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें. चुनौती सबके जीवन में आती हैं. अवनी जी ने अपने खुद का जीवन हमसे साझा किया आज की, किस तरीके से वो इंट्रोवर्टेड थी और ईमेल भेजने में भी उनको झिझक हुआ करती थी, और आज आप देखिए कि ये कितनी पुरजोर, इतनी बड़ी संस्था का पुरजोर तरीके से वो कमान संभाले हुए हैं, वहाँ पे कॉर्पोरेट बिजनेस हेड हैं. और मैं समझता हूँ युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत उम्दा मिसाल भी हैं. बहुत बहुत धन्यवाद अवनी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए. और जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उनसे हमारी एक हमेशा अपील रहती है हमारे प्रोग्राम के अंत में, कि अगर आपको हमारी ये जो छोटी सी लीगल मुहिम है ये समझ आती है तो कृपया करें इसे अपने दोस्तों तक, अपने परिजनों तक, अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं. अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून. थैंक यू.